बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स वन स्पेशल पीएसएल के सिलसिले में और मैं हूं आसिफ खान और हम बात करेंगे पीएसएल के मुकाबलों पर। कल बड़ा अच्छा मुकाबला हुआ, उस पर बात करेंगे। उससे पहले जब शुरू हुई थी पीएसएल की ये लेग अबू धाबी में, उसके तमाम ही मुकाबलों में बात करेंगे। मेरे साथ मेरे पुराने साथी एक मरतबा फिर जुड़ गए हैं, उनका तारुफ आपसे कराता हूँ। लेकिन ये सेगमेंट है स्पेशल सेगमेंट है, लेज़ जॉय मोमेंट। इस पर पहले हम बात करेंगे, उसके बाद हम आगे चलेंगे। थोड़ा सा गला तर कर ले। मेरे साथी बदियुज़्ज़मा मेरे साथ हैं। बदी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैंने आज आपकी ख्वाहिश के मुताबिक शुरू किया है प्रोग्राम, वो खाने पीने की बात। लेज़ बात ही कर सकते हैं, खा भी सकते हैं। खा सकते हैं, आप खा लें। चलें, लेज़ खा लें, ये पी लें। नहीं, लेज़ में नहीं खा रहा, ये चीज़ पी सकते हैं। मैं पी के दिखाता हूँ कि है कैसा वैसे। अच्छा बताएं, मुझे बताते भी जाए ना। लेज़ वेज़ आप खाते हैं, गेटोरेड आप पीते हैं? वैसे एक बात है, मज़े का सारा दिल कर रहा है पी लूँ, लेकिन प्रोग्राम है बाद में देखता हूँ। और लेज़ के बारे में तो बताएं आप। लेज़ का तो जायका आपको मालूम है, जायका हमेशा से जब भी बाहर निकले, किसी चीज़ की तलब हो, आपको कभी भूख लग रही हो, किसी चीज़ की याद, वो दिल चाह रहा हो, तो हमेशा यही कहते हैं यार लेज़ ले लेते हैं, वो खा लेते हैं। तो लेज़ की तो अपनी ही बात है। चले भाई, लेज़ की अपनी बात है। बदियुज़्ज़मा ने इस सेगमेंट को 4 चांद लगा दिए मेरे ख्याल से। ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने इसका इंट्रोडक्शन कराया। अब हम इंट्रोडक्शन कराते हैं आपसे पीएसएल का। पीएसएल आपको मालूम है अबू धाबी में जारी है और इस वक्त जो पॉइंट्स टेबल है उस पे नज़र हम डालें तो लाहौर कलंदर्स ऊपर आ चुकी है पॉइंट्स के एतबार से, और बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस लाहौर ने दी है। 2 मुकाबले किए हैं अबू धाबी में और दोनों ही जीते हैं। और दूसरे नंबर पर है इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम, 8 पॉइंट्स उनके हैं, 10 पॉइंट्स लाहौर कलंदर्स के हैं। 6 पॉइंट्स के साथ कराची किंग्स तीसरे नंबर पर है और पेशावर ज़ल्मी के भी 6 पॉइंट्स हैं। और इन तमाम ही टीम्स ने, जो बकिया 2 टीम्स हैं, मुल्तान सुल्तान और कोयटा ग्लैडिएटर्स, तमाम टीमों ने 6-6 मैच खेल लिए हैं। अब 4 मुकाबले रह गए हैं और मुल्तान सुल्तान के हैं 4 पॉइंट्स और कोयटा ग्लैडिएटर की हालत है नाजुक, 2 पॉइंट्स हैं। ये भी बता दूं कि आज एक और मुकाबला होगा पेशावर ज़ल्मी का और कोयटा ग्लैडिएटर का। अब पहले आप शुरू करें कोयटा ग्लैडिएटर वर्सेस, बल्कि उससे पीछे आ जाए, जो अच्छा मुकाबला हुआ था एक लाहौर कलंदर्स का और पेशावर ज़ल्मी का, वो कैसा रहा मुकाबला? देखिए, वो जो आप बताएं ना, पेशावर उसके जो मैच हुआ है इस्लामाबाद और कोयटा का, वो तो एक तो मैं पहले बताऊं बिल्कुल, चलिए वो उस पर बात कर लेंगे, उस पर हम बात करेंगे। ज़रा एक जो अच्छा मुकाबला हुआ था पेशावर ज़ल्मी का, बिल्कुल वो देखिए, वो 100 पहले जो पेशावर ज़ल्मी ने जो बॉलिंग की, अच्छा, यानी कि देखिए वहाँ पर यही बातें, जैसे यहाँ पाकिस्तान में बातें हो रही थी कि जो टीम टॉस जीत रही है वो जो है वो पहले फील्ड कर रही है, और वहाँ भी कोई ऐसी ही सिचुएशन है। जब एक मैच होता है तो कोशिश यही होती है कि जैसे ही कप्तान ने टॉस जीता वो यही कह लेता है कि हम बॉलिंग कर रहे हैं, तो ऐसा ही हुआ। लेकिन जो लाहौर कलंदर की टीम जो थी, शुरू में आने इन्होंने काबू कर लिया था, लेकिन उसके बाद जो उनके जो प्लेयर थे उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त कमबैक किया, जिसमें आपको डेविड ने किया, बिल्कुल उसने 68 रन नॉट आउट किए, बेंडंग ने रन किए, फिर नीचे आपको फॉकनर जो मिला आपको, उसने 22 रन तेज़ तरीन कर दिए 7 बॉलों पे। तो मेरे ख्याल में वहाँ पर जो है ना वो पेशावर की टीम थोड़ी सी पीछे हो गई। 170 रन का टारगेट जो था वो वहाँ की विकेट को देखते हुए, जिस तरह की विकेट खेल रही है, क्योंकि ओस तो पड़ रही है, सब कुछ ड्यू फैक्टर भी है, लेकिन वहाँ की जो पिच है वो आसिफ भाई आप देखें, कभी नीचे भी बॉल रह रहा है, कभी ऊपर भी बॉल आ रहा है, और गेंद जो है वो स्पिनर का गेंद जो है स्पिन भी हो रहा है। लेकिन वहाँ पर आपको दाद देनी पड़ेगी, जब बैटिंग शुरू हुई पेशावर ज़ल्मी की, बड़ा शुरू में ही उनके भी 2 आउट हो गए। हैदर अली एक बार फिर नाकाम हुए, कामरान भी नाकाम हुए, लेकिन शुएब मलिक ने बहुत ज़बरदस्त इनिंग्स खेली और जिस तरीके से टीम को जोर दी वैसे ही चल रहे थे। लेकिन वहाँ जब राशिद खान का स्पेल आया तो वो राशिद खान क्या ऐसी बॉलिंग करते हैं? क्या पाकिस्तान के जो बैट्समैन हैं वो डोमेस्टिक में भी रिकॉर्ड देख लें, स्पिनर टॉप करता है डोमेस्टिक में, 2 सीज़न से ऐसा ही हो रहा है। यहाँ पर फिर स्पिनर टॉप कर रहा है, आपको स्पिनर पकड़ा नहीं जाता। देखिए आसिफ भाई, सबसे बड़ी बात होती है एक ऐसा बॉलर जो रैंकिंग में टॉप पर हो, उसका मोराल काफ़ी बुलंद होता है। और जो भी बैट्समैन, देखिए जो भी बैट्समैन प्रेशर लेता है वो हमेशा से अच्छे बॉलर के खिलाफ जो है वो स्ट्रगल करता है और वो आउट हो जाता है। राशिद खान के नाम का प्रेशर जो है ना, क्योंकि इस वक्त वो वर्ल्ड नंबर 1 चल रहे हैं और उनके नाम का प्रेशर और सभी लीग खेल रहे हैं। आप देखिए मुसलसल वो अफगानिस्तान से खेल के आए, फिर उन्होंने दूसरी लीग खेली, तमाम ही लीग में इन हैं और मुसलसल परफॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो पहला मैच था वो भी आप देखें, उन्होंने जिस तरीके से बॉलिंग की, बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग, उसके बाद बैटिंग में जिताया उन्होंने, 5 बॉलों पे 15 रन करके जिताया। फिर दूसरे मैच में जो 4 ओवर में 20 रन दिए और 5 आउट किए। तो मेरे ख्याल में मेन फ़र्क जो है इस वक्त लाहौर कलंदर को है वो राशिद खान की सूरत में है। ऐसा स्पिनर दूसरी टीमों के पास नहीं है, और ख़ास तौर पर पेशावर ज़ल्मी के पास तो स्पिनर ही नहीं।
अब मुझे जितना है पेशावर ज़ल्मी कल भी जो उस दिन जो मैच खेला है वो फास्ट बॉलर से खेला है, एक स्पिनर या शोएब मलिक आपके पास एक ऑप्शन मौजूद है, लेकिन T20 एक ओवर किया शोएब मलिक ने, एक ही ओवर किया है, तो वो एक ही ऑप्शन आपको मौजूद है। तो स्पिनर मेरे ख्याल में एक अच्छा स्पिनर जो है वो आपके मैच का पासा जो है पलट सकता है, लेकिन यही एज हासिल है लाहौर को। ये सही कहा आपने, बॉलिंग बहुत ख़राब की थी पेशावर ज़ल्मी ने आखिरी के ओवर्स में, और उसमें काफ़ी रन बनाए थे। अब शोएब मलिक और उसके अलावा एक और बड़ा नाम है कराची किंग्स से, खैर कराची के मैच की बात करूंगा मैं। शोएब मलिक को क्या समझते हैं, अपना केस स्ट्रॉन्ग किया उन्होंने, या वो टीम नहीं जीती तो उनकी इनिंग काम नहीं आई? नहीं, वैसा नहीं। देखिए शोएब मलिक इस उम्र में भी वैसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भी या चीफ सेलेक्टर भी उनको नहीं ऊपर लेके आ रहे या नहीं उनको सेलेक्ट कर रहे, लेकिन उन्होंने प्रूव किया है। आप देखें फिटनेस के लिहाज से देखें, इतनी गर्मी में वहाँ खेलना, और उन्होंने फील्ड किया, उसके बाद उसने बैट किया, तो किसी मौके पर ऐसा नहीं लगा कि शोएब जो है मलिक थक गए हैं या शोएब मलिक किसी सिचुएशन का शिकार हैं। उनकी फिटनेस लाजवाब है, उनकी जो शॉट्स हैं सिलेक्शन देखें वो भी बड़ी ज़बरदस्त है। वहाँ तो यही है कि एक आध प्लेयर अगर 10 से 20 रन और उनके साथ कर जाता तो मेरे ख्याल में वो पेशावर की टीम मैच जी जाती। तो वही हुआ कि राशिद खान की बॉलिंग, और जो उसमें मेन जो है खुद शोएब मलिक ने आज एतराफ़ किया कि मैच जो उनके हाथ से गया वो राशिद खान की बॉलिंग की वजह से जो है उनके हाथ से मैच निकला है। तो मेरे ख्याल में शोएब मलिक ने अपना जो केस था उसको स्ट्रॉन्ग किया है, मजबूत किया है कि अब भी सीनियर खिलाड़ी जो है वो सीनियर ही होता है, और वो अगर उसकी फिटनेस बरकरार है, उसकी परफॉर्मेंस ऐसी है, वो खेल सकता है, तो मेरे ख्याल में उसको टीम भी होना चाहिए। वहाब रियाज ने अपना केस मजबूत किया है। देखिए वहाब रियाज उस तरह की देखिए ना अपना आसिफ भाई, उस तरह की बॉलिंग उनसे नहीं हो पा रही जिस तरीके से वो पहले बॉल किया करते। आप देखें जब वो इंटरनेशनल क्रिकेट में बॉल कर रहे थे, वनडे में या टेस्ट में, तो एक ऐसा होता था कि उनकी लाइन और लेंथ, उसके अलावा उनकी शॉर्ट पिच बॉलें, फिर आपको शेन वॉटसन के वो ओवर भी याद होगा जिस तरीके से वो गेंद बहुत अरसा हो गया, खत्म कर दो, वो मैं ख़त्म कर रहा हूँ, लेकिन मैं एक बता रहा हूँ वो चीज़ नहीं है इनमें। अब जो है स्पीड भी उनकी कम हुई है, उनकी जो बॉलिंग में जो लाइन और लेंथ है उस पर भी काफ़ी फ़र्क पड़ा है, और सबसे बड़ी बात होती है लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर की कि उसकी गेंद का अंदर आना और बाहर जाना, ये उनकी वैरायटी हमें नज़र नहीं आई जो होनी चाहिए। और ज़ाहिर वक्त गुजरता जा रहा है और उनकी परफॉर्मेंस में इसी वजह से जो उन्होंने टेस्ट क्रिकेट छोड़ी तो वनडे भी वे बाहर हुए, अब T20 से लीग की बुनियाद पे ही खेल रहे, तो मेरे ख्याल में इसी वजह से जो है वो सिलेक्शन उनकी नहीं हो पा रही कि उनकी बॉलिंग में वो वैरायटी नहीं, वो बाहर किए गए। बिल्कुल बिल्कुल सही। देखिए उसकी वैरायटी वो नहीं है, जो आप माने ना माने वो चीज़ नहीं है। जो चीज़ आपको नज़र आती है, आप जब मैच देख रहे होते हैं आसिफ भाई, आपको सब में साफ समझ आ जाता है कि यार ये बॉलर जो है वो कैसी गेंद कर रहा है। अब पेशावर का वो मोहम्मद इमरान गेंद कर रहा था, फास्ट बॉलर जो है, आपने देखा वो कैसी लाइन और लेंथ से एक्यूरेट बॉलिंग कर रहा था, तो यंग है। बहुत सारे यंग फास्ट बॉलर हमारे पास अब आ रहे हैं, खासतौर से लेफ्ट आर्म। बिल्कुल ऐसे आकिब जावेद को भी कल आपने देखा, बहुत ज़बरदस्त के बाद आया है वो। उसके अलावा उस्मान शनवारी है, शाहीन शाह अफरीदी है, फिर आप आ जाएँ तेज़ बॉलर जो सीधे हाथ के हैं वो हसनैन है, अब ये लड़का वसीम है, उसके अलावा नसीम शाह है, दानी हो गया, तो बहुत दानी हो गया, कितने सारे हो गए। देखिए अब हसनैन की बात में कल देखें जिस तरीके से हसनैन ने बॉलिंग की, मेरे ख्याल में इतने मैचेस खेलने के बाद आपको थोड़ा सा वो तजर्बा आ जाना चाहिए, आपको थोड़ा सा सीख लेना चाहिए। जिस तरीके से उन्होंने कल मैच में बॉलिंग की, आपने खुद देखी कि उनसे लाइन ही कंट्रोल नहीं हो रही थी कि मैं कहाँ गेंद करूँ, कभी शॉर्ट पिच गेंद कर रहे हैं, कभी जो है वो बिल्कुल बैट्समैन जो ऊपर गेंद कर रहे हैं जिससे बैट्समैन को आसानी हो रही है। तो कल हसनैन की वो झलक नज़र नहीं आई। नसीम शाह जो आपको मालूम है कि जो उसकी वजह से वापस आए, उनको खिलाया गया, इंजरी की वजह से जो बाहर हुए प्लेयर रसल, उनकी वजह से उनको खिलाया गया, लेकिन उनको पहला ओवर ही दे दिया, 19 रन उन्होंने दे दिए। तो तेज़ बॉलिंग करने के चक्कर में वो जो है वो उनको मार पड़ रही है। अगर आप लाइन और लेंथ पर गेंद करेंगे, आप जो है तेज़ के बजाय अगर आप कोशिश करेंगे कि मिडिल में गेंद करें, तो मेरे ख्याल में रन्स नहीं बनेंगे। लेकिन हमारे जितने भी फास्ट बॉलर जो नए आ रहे हैं, ख़ास तौर पर मैं हसनैन की बात कर रहा हूँ या नसीम शाह की बात कर रहा हूँ, ये अपनी पेस के चक्कर में पड़े रहते हैं जिसकी वजह से जो है वो मार खा रहे हैं। जो बॉलर आप देखें आसिफ भाई PSL के दौरान जो है अपनी लाइन और लेंथ और अपनी उस पर कंट्रोल कर रहा है, वो काफ़ी जो है कामयाब हो रहा है और विकेट भी ले रहा है। और दूसरा ये है कि उसको रन्स भी नहीं बन रहे। हसन अली को आप देख लें, कितने अरसे बाद जो है वो इंजर रहा, वापस आया, उसने डोमेस्टिक में परफॉर्म किया, टेस्ट में परफॉर्म किया, वनडे में परफॉर्म किया, लीग में उसकी आप देखें कि वो इतने रन्स नहीं दे रहा। क्या है कि वो अपनी लाइन और लेंथ को ज़्यादा वो कर रहा है, अब ज़्यादा जान नहीं मार। तजर्बा भी बहुत है। हसनैन वगैरह, हसनैन हो गए, नसीम शाह हो गए, कोयटा ग्लैडिएटर्स अपना पहला मैच खेल रही थी कल, तो इस वजह से भी शायद थोड़ी सी डाउन थी। उनका कप्तान भी जिन हालात में यहाँ से होकर अबू धाबी गया है, वो भी एक जहन पे ट्रॉमा हो सकता है।
लेकिन ये बड़ी मुश्किल सूरत हाल है। इस पर भी बात करेंगे कि कोविड की सिचुएशन से, लॉकडाउन की सिचुएशन से निकल के टीम को आने में कितना वक्त लगता है। बदियू जमा हमारे साथ हैं, बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू PSL स्पेशल स्पोर्ट्स 1 आप देख रहे हैं और बदियू जमा मेरे साथ हैं। अभी बात कर रहे थे हम जाने से पहले, जो इससे पहले मैच हुआ था उस पर बदी कंप्लीट कर लें उस बात को, फिर हम पीछे एक मैच और भी रह गया था उसको भी करते हैं। देखिए, जो गुज़िश्ता रोज़ मैच हुआ बिल्कुल वन साइड मैच हुआ। अब इसको तो आप मैच इस वजह से नहीं कह सकते कि देखिए 10 ओवर में अगली टीम जो है टारगेट चेस कर लेती है। मेरे ख्याल में कोयटा की टीम वो प्रेशर जो उनके पास आखिरी मैच जो कराची में जीत कर गए थे, एक टारगेट जो है वो चेस जो डिफेंड करना था उन्होंने डिफेंड किया। तो एक ऐसी टीम बनी जो उन्होंने पहला, क्योंकि 14 मैच हो चुके थे और 13 मैचेस में वही टीम जीती थी जो सेकंड बैटिंग कर रही थी, लेकिन वो आखिरी वाला मैच उन्होंने 22 रन से जीतकर एक वो इस चीज़ को तोड़ा था। लेकिन अब सबको उम्मीद थी कि अबू धाबी में जाकर हो सकता है कि कोयटा की टीम जो है वहाँ अच्छी परफॉर्मेंस देगी। लेकिन मेरे ख्याल में कोयटा के साथ बहुत सारी मसाइल भी हुए हैं। उनके कप्तान के साथ मसाइल हुए। कप्तान का मसला तो वो अलग डिस्कस करते हैं, उनकी टीम का कॉम्बिनेशन नहीं है। बिल्कुल कॉम्बिनेशन पहले थी उनकी टीम, अहमद शहजाद उनके पास था। चलो अहमद शहजाद से वो परफॉर्मेंस नहीं हुई, वो उसकी वजह वो बताते हैं कि उनका नंबर मुनासिब नहीं था। फिर उनके शेन वॉटसन नहीं है और दूसरे लोग भी उनके साथ नहीं है। ये वजह तो नहीं है कि कॉम्बिनेशन नहीं बना पाए। बिल्कुल उनके कॉम्बिनेशन देखिए ना है ही नहीं। उनके ओपन कभी सरफराज जा रहा होता है तो कभी जो है वो किसी और से ओपनिंग करा रहे होते हैं। आपके पास मिडल ऑर्डर बिल्कुल भी नहीं है। आप देखिए कल 5-6 नंबर पे आप एंड्रे रसल को भेज रहे थे, तो डिलपोर्ट उनके साथ हैं लेकिन वो परफॉर्म नहीं कर रहे। वो मुसलसल 1-2-3 मैच खेले लेकिन उसमें उन्होंने कुछ भी नहीं किया। तो मेरे ख्याल में उनका जो टीम कॉम्बिनेशन है वो नहीं बन रहा। उनके फास्ट बॉलर अच्छे हैं लेकिन परफॉर्म नहीं कर पा रहे, यही वजह उनकी। अब उनके पास स्पिनर देखें, मोहम्मद नवाज़ की सूरत में स्पिनर अच्छा है, जाहिद महमूद की इस सूरत में अच्छा है, लेकिन कल देखेंगे पहले ही ओवर में 22 रन आके जाहिद महमूद ने दे दिए। फिर जो है मोहम्मद नवाज़ से भी इस तरह की बॉलिंग नहीं हुई। तो जब तक आप जो है टीम जेल नहीं होगी, टीम कम्बिनेशन नहीं बनेगा, बड़े बड़े नाम भले ना हो आसिफ भाई, लेकिन जब तक आपकी टीम में कम्बिनेशन नहीं बनेगा ना तो वो नहीं करते। इनका कम्बिनेशन वैसे ही जैसे आपने बताया अहमद शहजाद की जाने से टूटा, फिर शेन वॉटसन की जाने के बाद टूटा, उसके पहले जो है और सबसे बड़ी बात इनके साथ विवियन रिचर्ड होते थे। वो काफ़ी इनको जो है अभी सरफराज से भी मेरी जब बात हो रही थी, सरफराज ने भी ये कहा कि विवियन रिचर्ड जब टीम गिर रही होती थी तो काफ़ी जो है वो आके ग्राउंड में भी हौसला बढ़ाते थे। तो मेरे ख्याल में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। और दूसरा मैं बात कर रहा था कि कप्तान के साथ इशू हुए, वीज़ा नहीं मिला, होटल से घर आ गए, घर से होटल चले गए, फिर एयरपोर्ट गए, एयरपोर्ट से वापस आ गए। वो चीज़ें जो होती हैं बड़ी काउंट करती हैं। क्यों नहीं मिला इसको वीज़ा? देखिए अब देखिए अभी भी जो 2 खिलाड़ी अभी भी आपके रह गए हैं, उनके भी वीज़े नहीं आए, वो भी अभी पाकिस्तान में मौजूद हैं। वो कब उनके वीज़े आएंगे, कब वो जाएंगे या जाएंगे भी नहीं, ये भी किसी को नहीं पता। लेकिन ये इशू पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ शुरू से रहा है। तो ये समझ नहीं आया कि जब आप 200 के करीब लोगों को वीज़ा इशू करवा देते हैं तो फिर कुछ लोगों के साथ ऐसा क्यों होता है। आपको तो चाहिए था ना कि एक साथ ही सारी चीज़ें, ये मिसमैनेजमेंट तो हुई है ना जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हुई हैं। अब बहुत सारी टीमें अब शिकवा यही करेंगी, ये हमारे साथ तो ये प्रॉब्लम हुई, इस वजह से हम नहीं खेल पाए, हमारे साथ तो ये प्रॉब्लम हुई। वो चीज़ें बनती हैं जब आपकी टीम मौजूद है। अबू धाबी में कप्तान जाके उनको ज्वाइन करता है, वो 2 दिन पहले उसको जो है 2 दिन का टाइम मिलता है प्रैक्टिस का, और टीम के साथ क्या कम्बिनेशन बनाएगा, क्या उसको पता चलेगा। ज़ाहिर है वो वहाँ से गया तो 7 दिन तो कमरे में ही रहा, किसी से वो मिल नहीं सकता था। तो ये चीज़ें बड़ी काउंट करती हैं और मेरे ख्याल में कोयटा के साथ यही हुआ है। और आज का मैच तो मेरे ख्याल में अगर कोयटा की टीम जीती है तो किसी हद तक वो कहते हैं ना कि उसके चांसेस क्या हैं कोयटा के? कितने मैच हुए हैं अभी तक? 6 मैच। देखिए 6 मैचेस में आप 5 हार चुके, 1 मैच आप जीते हैं, आपके सिर्फ 2 पॉइंट हैं। आपने 4 मैच अगर जीते तो फिर आपके 10 पॉइंट हो जाते हैं। मुसलसल 4 मैच जीते 10 पॉइंट जीते, फिर तो आपका चांस है कि कोई टीम जो है आपको देखना पड़ेगा कि पेशावर आ रहे, इस्लामाबाद आ रहे, कराची आ रहे, मुल्तान आ रहे, तो वही होगा कि वो हारे तो मैं ऊपर जाऊं, वो जीते तो मैं ऊपर जाऊं। तो फिर आपको उधर देखना पड़ेगा। मुल्तान सुल्तान के भी 4 पॉइंट हो गए, लेकिन उनके भी 6 मैच हैं। तो वो आपसे ऊपर है। तो मेरे ख्याल में अगर आज का मैच कोयटा की टीम हार जाती है तो मेरे ख्याल में बिल्कुल ही बाहर हो जाएगी, बिल्कुल बाहर। आज अगर वो जीती है फिर थोड़ी बहुत उम्मीदें हैं कि मुल्तान सुल्तान या क्योंकि मुल्तान सुल्तान तो वैसे ही 5वें नंबर पर है। फिर इनका होगा पेशावर, कराची, लाहौर और इस्लामाबाद। और लाहौर को तो आप भूल जाएं क्योंकि लाहौर के अब डायरेक्टली 10 पॉइंट हो गए 6 मैचेस में। एक मैच भी अगर वो जीतते हैं तो समझ लें वो फाइनल 4 के लिए वो क्वालिफाई कर चुके हैं।
तो मेरे ख्याल में अब अगर वो मैच जीतते हैं और दूसरी टीमें जो फाइनल 4 में मौजूद हैं उसमें से कोई टीम हारती है लगातार, आज के मुकाबले के लिए सरफराज 11 को तब्दीली क्या करनी चाहिए? आपके पास चॉइस ही नहीं है, किसको तब्दील करेंगे मुझे बताएं, चॉइस ही नहीं है आपके पास। आपका रसल जो है वो बॉल भी करता था, बैटिंग भी करता था, वो मुझे नहीं लग रहा कि आज के मैच में भी इन होगा, ठीक है। आपके पास वही नसीम शाह है, असनैन है, उसके अलावा आपके पास जो टीम बनती है ऊपर के बैट्समैन आपके पास बिल्कुल डिप्लोसी जो हैं आपसे उनकी बिल्कुल परफॉर्मेंस ऐसी है, हो नहीं रही। सरफराज अहमद भी आपका देखें 2 या 3 बॉलें खेलें उनसे भी नहीं हो रही। आजम खान को आपने कह तो दिया कि हार्ड हिटर है, लेकिन हर जगह आसिफ भाई हार्ड हिटिंग नहीं चलती। बेहतरीन बात की, हर जगह हार्ड हिटिंग नहीं चलती। किसी वक्त ऐसा होता है कि आपके 3 या 4 प्लेयर आउट हो रहे होते हैं, तो फिर आपको विकेट पे स्टे भी करना पड़ता है और वहाँ पर देखना पड़ता है, सूरत हाल के देख के उसी के मुताबिक खेलना होता है। लेकिन आप अगर ये कहेंगे कि वो हार्ड हिटर है तो इसलिए हमने उसको ले लिया है, तो आपके पास मुस्तनद बैट्समैन कौन है? साइम मजूब को आप खिलाएंगे तो ओपन अगर आप कराते हैं तो फिर बारिक इसको बिठाएंगे। तो मेरे ख्याल में इनके पास 2 स्पिनर हैं, 2 स्पिनर से जाएंगे और 2 ही फास्ट बॉलर के साथ ये जा सकते हैं। बाकी वो किसको चेंज करेंगे? एक कामरान डेडवॉर्ड जो है हो सकता है कि रसल रनर की जगह आ जाए, बाकी मेरे ख्याल में उनकी टीम सेम ही खेलेगी और उनको अब जीतना ही जीतना है, उनके पास आगे कोई रास्ता ही नहीं है। अब आ जाए इस्लामाबाद यूनाइटेड की परफॉर्मेंस की तरफ। इनके यंग लड़के वसीम, उसके अलावा आकिफ बड़े अरसे बाद आया, अच्छा लगा। कई दफ़ा रुके थे आकिफ, बिल्कुल ये उनका पुराना भी स्टाइल ऐसा ही है, जिन्होंने उनको पहले भी खेलते देखा है, बिल्कुल रुक जाते थे। क्या वजह समझ आती है? क्या बहुत ज़्यादा हाई जंप है इनका, क्या है? देखिए एक होती है एज ना आसिफ भाई, एज के हिसाब से कद का भी बड़ा इफेक्ट होता है। वो आके रुक जाते हैं, उसके बाद वो गेंद कर रहे होते हैं। तो कल भी आप देखें जिस गेंद पे वो उन्होंने आउट किया बैट्समैन को, आप देखें वो बैट्समैन समझा कि गेंद तेज आएगी, लेकिन वो रुके जब और गेंद की, और गेंद थोड़ी रुक के आई और वो बोल्ड हो गए। तो मेरे ख्याल में इस्लामाबाद ने जो पहला मैच हारा है उसके बाद उन्होंने काफ़ी बैठ के बात की है, काफ़ी मेरे ख्याल में उन्होंने प्लानिंग अपनी वो चेंज की। कप्तानी अच्छी थी कल कप्तानी उसकी बहुत अच्छी थी और उस कप्तानी के दौरान जो है हमने देखा कि उसने जो है ना अपने बॉलर्स का इस्तेमाल बहुत अच्छा किया। जहाँ उसने फास्ट बॉलर को लगाना था उसने फास्ट बॉलर को लगाया, जहाँ उसने देखा कि उसने खुद बॉल करनी है उसने खुद बॉल किया। तो मेरे ख्याल में कल जो शादाब खान की कप्तानी थी वो ज़्यादा अच्छी थी। पावर प्ले के बाद ही आ गए थे वो बॉलिंग करने, बिल्कुल ऐसे ओवर में आ गए थे। हसन अली को पीछे रखा उन्होंने और प्लान ए उनका वही था वसीम के साथ और वो आकिफ के साथ। बिल्कुल वसीम जूनियर, इस पर तनकीद भी हुई थी जब इसको पिक किया था मोहम्मद वसीम सिलेक्टर ने, लेकिन इसने प्रूव किया। देखिए आसिफ भी सबसे बड़ी बात होती है कि ऐसा प्लेयर जिसको आप मुंतखब करें और उसके बाद तनकीद हो और उसके बाद वो आके परफॉर्म दे दे, तो मेरे ख्याल में उससे अच्छा तो कोई वो हो नहीं सकता। तो जिस तरीके से आपने अगर मैच देखा उसमें देखिए जिस तरीके से वो गेंद कर रहा था, उसकी बॉलिंग का उसने यही टारगेट लिया था कि मैंने टारगेट पे बॉल करनी है। ना उसने कभी कोशिश की कि मैं बाउंस करूं, ना उसने कोशिश की कि मैं तेज़ करूं। उसने लाइन और लेंथ पे अपनी गेंद को रखा, क्योंकि अबू धाबी का ग्राउंड थोड़ा सा बड़ा है, आपने देखा होगा वो थोड़ा बड़ा है, वहाँ पर लंबी हिटें मारना इतना आसान नहीं है। लेकिन कल तो लग गई, जिसको मेनरो आपको मालूम है 1 ऑफ द टॉप प्लेयर है वो, तो उसके तो लगने ही, और उसका जब रन्स कम हो 134 रन का आपके पास टारगेट हो तो फिर टीम वैसे ही वो जो उसका मोराल बंद होता है। तो मेरे ख्याल में उनको फ्री हैंड दे दिया होगा कप्तान ने कि भाई जो आपका नेशनल गेम है वो जाकर खेलें, और वही हुआ। जो भी यहाँ पर आसिफ भाई नेशनल गेम खेलेगा ना वही टीम कामयाब होगी। प्रेशर लिया आपने कुछ भी किया, क्योंकि अब चांस किसी टीम के पास नहीं है। मैच जो है ख़ासतौर पर मुल्तान और कोयटा के पास तो चांस है ही नहीं। बाकी 4 टीमें जो हैं वो अगर ऊपर नीचे होती हैं तो वही ऊपर नीचे होंगी, कभी 3 पे आ जाएगी कराची किंग, इस्लामाबाद दूसरे पे चली जाएगी या दूसरे से चौथे पे, पहले 4 में ही रहेंगी। वसीम जो है, वसीम के बारे में बता दूं थोड़ा सा, ये वो बॉलर है जो थोड़ा सा रुक जाता था अपने रनअप पे। मैंने कल नहीं देखा ये वसीम में कि आ रहे हैं तो सीधे आ रहे हैं, ये थोड़ा सा रुकते थे रनअप के बीच में। वसीम के बारे में थोड़ा सा और बताऊँगा मैं कुछ बातें। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद क्विकली विल कम बैक। स्पोर्ट्स पॉइंट स्पेशल में खुशामदीद। पीएसएल के सिलसिले का ये प्रोग्राम चलता रहेगा उस वक्त तक जब तक पीएसएल चलती रहेगी, और इंशाल्लाह पीएसएल चलेगी। जिस तरह से मुकाबले हो रहे हैं, बड़े अच्छे मुकाबले अब तक हुए हैं। वसीम के बारे में बता रहा था मैं। मोहम्मद वसीम 19 साल के हैं, अंडर 19 पाकिस्तान की टीम में खेले, वर्ल्ड कप खेले पिछले साल, और इस दफ़ा खेले, ये डोमेस्टिक क्रिकेट भी खेले थे, कायद आज़म ट्रॉफ़ी, और उसके अलावा कायद आज़म ट्रॉफ़ी नहीं, ये जो वनडे का पाकिस्तान कप है वो खेले थे। तो बड़े अच्छे प्रॉस्पेक्ट है, बड़ा अच्छा रिदम है, बड़ा अच्छा सब कुछ है।
रन अप में पहले इनकी रुकावट होती थी वो अब नज़र नहीं आती, तो अच्छा अच्छी बात है। देखिए आसिफ भाई, अब आप अगर देखिए ना तो फास्ट बॉलिंग में आपके पास लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर भी आ रहे हैं और राइट आर्म फास्ट बॉलर भी आ रहे हैं। तो आपके पास पाकिस्तान में जो है वो खासकर टेस्ट क्रिकेट हो, वनडे हो, T20, आप में बॉलर्स की कमी नहीं है, क्योंकि एक से बढ़कर एक बॉलर आ रहा है। अब बहुत सारे जैसे बॉलर वहाब रियाज ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट दी, आमिर ने रिटायरमेंट दी, तो जिस तरीके से उन्होंने बातें की, तो मेरे ख्याल में अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उधर नहीं देख रहा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड देख रहा है कि नौजवान खिलाड़ी जो आ रहे हैं इन्हीं पे वो ज़्यादा फोकस कर रहा है और इन्हीं को आगे लाने की कोशिश कर रहा है। आमिर का केस खत्म हो गया, खत्म। देख ले, जब उन्होंने खुद ही कह दिया कि मैं इस मैनेजमेंट जब तक है मैं नहीं आ सकता, तो मेरे ख्याल में अब उनका फोकस जो है आमिर का ज़्यादा से ज़्यादा वही फोकस है कि जब मैं वनडे से टेस्ट से बाहर हुआ, वनडे से वैसे ही उन्होंने बाहर कर दिया, अगर T20 में भी नहीं ले रहे, इसका मतलब है कि मैं खुद ही उन्होंने समझ लिया होगा। और अब देखें वो ज़्यादा फोकस उनका यही होगा कि PSL खेलूँ या कैरिबियन लीग हो गई, बिग बैश हो गई, या फिर जो बांग्लादेश की लीग है वो खेली। और बहुत सारी बातें हो रही हैं कि वो कोशिश कर रहे हैं कि IPL में भी शायद वो चले जाएं, इस तरह की बातें भी हो रही हैं। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान में फास्ट बॉलर बहुत ज़बरदस्त। तो बाबर आजम ने जो कहा था उनसे बात करूंगा, वो बात करेंगे? बाबर आजम देखिए, ये कप्तान, मेरी बात, अब कोई भी कप्तान होता है ना, वो मुझसे बात करेगा, आगे बात करेगा। देखिए, एक कप्तान का फैसला नहीं होता, चीफ सेलेक्टर होता है, उसमें चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड होता है, आपका चीफ एग्जीक्यूटिव होता है, तो चीज़ें उन तक जाती हैं। अब बाबर आजम अकेला तो उसको नहीं खिला सकता। बाबर आजम टीम में जब 16 की मुंतखब हो या 18 की मुंतखब हो, उसमें बात तो कर सकता है, ये प्लेयर नहीं, मुझे ये प्लेयर चाहिए, एक आध प्लेयर पे तो हो सकता है। लेकिन अब जब खुल के ये बातें सामने उसने बोर्ड के खिलाफ की हैं, तो मेरे ख्याल में बोर्ड ऐसा नहीं चाहेगा कि डिसिप्लिन अपना ख़राब करे और एक ऐसे प्लेयर को ले आए जो पहले उनके खिलाफ बातें कर रहा हो। मेरे ख्याल में उनकी अब शुएब मलिक, तो शुएब मलिक ने भी कहा था, शुएब मलिक ने कह दिया, तो क्यों नहीं है नाम भाई? मिसबाह उल हक को T20 का कोच नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, तो आप देखें टीम में भी नहीं है वो। नहीं, ये तो बाद में कहा ना, अभी हाल ही में कहा शुएब मलिक ने। इस टीम मुंतखब होने से पहले उन्होंने कहा, नहीं, हाँ, ये इंग्लैंड में जो टीम हुई, इससे पहले कहा, लेकिन शुएब मलिक तो इससे पहले वाली टीम में भी नहीं थे ना, उसमें भी नहीं थे। अब कोशिश यही थी ना, देखिए आसिफ भाई, मसला ये था कि ये जो टीम अनाउंस हुई है, तो मेरे ख्याल में इनका यही था कि 18-20 लड़के वो लेके जाएंगे जो इंग्लैंड में खेलें, और वही टीम हमारी होगी जो आगे वर्ल्ड कप खेलेगी। ये पहले भी मिसबाह भी कह चुके हैं और चीफ सेलेक्टर भी कह चुके हैं, कप्तान भी कह चुके हैं कि जब तक जो इंग्लैंड के खिलाफ हमारे लड़के खेलेंगे वही हमारे जो हैं वो वर्ल्ड कप के लिए जाएंगे। तो मेरे ख्याल में शुएब मलिक को हो सकता है, मैं ये नहीं कहता कि हो सकता है वो कर रहा हूँ, लेकिन जिस तरह की बातें हुई उसके बाद शायद शुएब मलिक को कहीं से इशारा मिल गया हो कि भाई तुम टीम में नहीं हो, तुम्हारा ये पत्ता साफ है, इस वजह से उन्होंने बातें भी कर दी। होता है ना, बातें कर दी तो अब फिर बातों का जवाब तो वो यही होगा। भाई मिडिल ऑर्डर का मसला है ना, मिडिल ऑर्डर में अगर हुसैन तलत ने, आसिफ अली ने और आपके दूसरे जो मिडिल ऑर्डर में खुशदिल शाह इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी, 40+ रन किए उसने, इन लोगों ने अगर आगे परफॉर्म कर दिया PSL में, तो फिर कौन देखेगा शुएब मलिक की तरफ? तो मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ कि जब आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के खिलाफ भी जाते हैं, बातें भी करते हैं, चाहे आप फिटनेस भी आपकी हो, फिर आप रन्स भी कर रहे हो, तो फिर आपको कोई आगे लाने की कोशिश नहीं करेगा। उनका मकसद ये होगा कि यार ये टीम में है, 2 मैच के बाद अगर बाहर हुआ तो 2 और लड़कों को और को भी जो है वो इस तरह की बातें कह सकता है या ख़राब कर सकता है। तो मेरे ख्याल में अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम में जो है ना, सिर्फ और सिर्फ मिडल ऑर्डर का मसला है। मेरे ख्याल में आपके पास टॉप ऑर्डर बहुत आ गए हैं, आपके 4-5 तो ओपनर खेल रहे होते हैं जिसको आप 4 और 5 पे खिला रहे होते हैं। तो आपको वर्ल्ड कप से पहले 1-2 ऐसे प्लेयर जो आप विकेट पर रुक भी सकें, विकेट पर स्टे कर सकें, और वो मुश्किल से जैसे आपके जैसे बाबर आउट हो जाते हैं, रिजवान आउट हो जाता है, शर्जील आउट हो जाता है, तो फिर एक ऐसा बैट्समैन आपके पास 2 होने चाहिए जो इनिंग को लेके तो चलें। तो ऐसा बैट्समैन आपको चाहिए। आजम खान लाए ना आप? आजम खान लाएं तो वही आसिफ भाई, आजम खान सभी कह रहे हैं हार्ड हिटिंग, तो हार्ड हिटिंग हर जगह नहीं चलती। अभी तो आपने यहाँ खेला है, अभी पाकिस्तान में आपने खेला है, फिर अबू धाबी में खेला है। आप जब जाएंगे ना इंग्लैंड, वहाँ पता चल जाएगा कि वहाँ किस तरीके की विकेटें होती हैं और कैसे मैंने छक्का मारना है और कैसे मैंने चौका मारना है। तो वहाँ की विकेटों पर रन्स करेंगे तो फिर आपको पता चलेगा। अभी खेलेगा, सब कुछ करेगा, अच्छा है। कराची किंग्स ने भी एक मुकाबला किया था मुल्तान सुल्तान के साथ, उसमें बाबर आजम ने एक बड़ी इनिंग खेली, अचानक वो जागे, ऐसा लगा है अचानक वो जागे, लेकिन बहुत देर हो गई थी। देखिए अब 6 ओवर जब आपको टारगेट मिलता है 177 रन का, और कराची किंग रिप्लाई में आपको 6 ओवर में आपके पावर प्ले में 31 रन बनते हैं, तो उसमें सबसे बड़ा फ़र्क वही था पावर प्ले में। पावर प्ले में आपने रन नहीं किए, और वहाँ पर जो आपने देखा, मैं देख रहा था कि 2 से 3 ओवर ऐसे थे जिसमें बाबर आजम से बिल्कुल जो है वो सिंगल रन्स भी नहीं निकल रहा था। जिस तरीके से वो खेल लेते उनसे सिंगल रन्स भी नहीं निकल रहा था। तो 7 या 8 ओवर के बाद जो है वो कराची किंग ने थोड़ा सा बढ़ के खेला, जिसकी वजह से ये रन्स हुए हैं। और फिर मेरे ख्याल में वहाँ पर जब आप
20 से 25 रन पहले ही कम कर देते हैं तो फिर आगे जाके आपको मुश्किल हो जाती है। फिर आखिरी आपकी 5 ओवर में आपको 15-16 रन की एवरेज चाहिए थी, तो 15-16 रन की एवरेज में आपको तो वो ऐसा वो भी वोल्टन आए, वोल्टन आपको मालूम है कि हार्ड हिटिंग करते हैं, तो उन्होंने वो 12-12, 13-13 रन करके थोड़ा सा टारगेट वो किया। तो मेरे ख्याल में जब 177 रन का टारगेट था आसिफ भाई, तो आपको पावर प्ले में 50-55 रन बनाने चाहिए थे ताकि आगे आप जाते। ओपनिंग में इनकी स्लॉट सही है शर्जील के साथ, बाबर आजम को आना चाहिए या किसी और को? देखिए बाबर आजम तो मेरे ख्याल में 3 में भी खेल सकते हैं, क्योंकि गप्टिल का जो मार्टिन गप्टिल को आपने लिया है तो मेरे ख्याल में वो ओपन ही है, जो अपनी टीम से न्यूजीलैंड से भी ओपन ही करता है, जितने भी आप देखें वो खेलता है तो ओपन ही करता है। तो मेरे ख्याल में गप्टिल को अगर शरीर के साथ भेजें तो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन ये चाह रहे हैं, इमाद वसीम से जब हमारी बात हुई तो हम टीम कम्बिनेशन ख़राब नहीं करना चाहते और मार्टिन गप्टिल को इसलिए उन्होंने आपने देखा होगा कि 3 नंबर पर भेजा। तो मेरे ख्याल में टीम इस वक्त अगर आपको सही फैसले नहीं करेंगे तो फिर आपके लिए आगे चल के मुश्किल हो सकती है। लेकिन ये उनके लिए अच्छी बात है कि अभी तक फाइनल 4 में मौजूद हैं, अभी 4 मैच भी हैं। लेकिन ये जो मैच खेला उन्होंने मुल्तान सुल्तान के खिलाफ, यहाँ इनको देखना होगा कि कहाँ हमसे गलतियाँ हुई। जब 177 रन के टारगेट में अगर 6 ओवर में आप 31 रन बनाएंगे तो फिर आप टारगेट चेस नहीं कर सकते। बाबर आजम ने जो 50 रन किए थे वो काफ़ी स्लो थे, 45 बॉलों पर उन्होंने 50 रन किए, उसके बाद उन्होंने थोड़ा सा बढ़ाया था स्कोर। मुल्तान सुल्तान आखिरी टीम है जो हम डिस्कस कर रहे हैं। मुल्तान सुल्तान के पास शाहिद अफरीदी नहीं है, लेकिन इमरान ताहिर जैसा स्पिनर है, उस्मान कादिर जैसा स्पिनर है, और भी बहुत सारे, खुशदिल शाह उनके पास, सुहेल तनवीर उनके पास। देखिए मुल्तान सुल्तान ने जो आप मैच में देखा होगा कि जिस तरीके से मुल्तान सुल्तान जो है इनके आपको शोएब मकसूद ने बहुत ज़बरदस्त बैटिंग की, रेले रसू ने बहुत ज़बरदस्त बैटिंग की, खुद रिजवान जो है वो अच्छा खेले। फिर एक ऐसे मौके पर 10 ओवर में 107 रन कर लिए थे मुल्तान ने, लेकिन बीच में आप कराची की बॉलिंग को क्रेडिट देना पड़ेगा कि 17 ओवर तक उन्होंने बॉलिंग अच्छी की, जिसकी वजह से थोड़ा सा मुल्तान सुल्तान ने स्ट्रगल किया। फिर लेकिन खुशदिल शाह को उन्होंने आगे 23 बॉलों पे जो है वो रन्स किए, 40-41 रन किए, तो वो रन्स जो थे वो मुल्तान सुल्तान को इतने टारगेट मिलेंगे। खुशदिल शाह भी तो एक मिडिल ऑर्डर है, ज़बरदस्त बैट्समैन है, ज़बरदस्त बैट्समैन है। मैं कह रहा हूँ कि उसके पास ऐसा है कि ये नहीं कि लोग कहते हैं ना कि खुशदिल शाह, अब आपको याद होगा कि यहाँ भी उसने पाकिस्तान कप में भी सेंचुरी बना दी थी, तो तेज़ उसने 33 या 31 गेंदों पर उसने सेंचुरी बनाई थी। तो मेरे ख्याल में खुशदिल शाह ऐसा है कि ये नहीं कि वो छक्के चौके मारता है, बल्कि आपने उसको देखा होगा उसको ड्राइव भी खेलता है और सिचुएशन के हिसाब से भी खेलता है। तो मेरे ख्याल में अगर आप हाई परफॉर्मेंस सेंटर आपने बनाया हुआ ना, वहाँ जाके उसको आप करा सकते हैं, यूसुफ के साथ छोड़ दें। हाई परफॉर्मेंस सेंटर में आजम खान थे, तो आजम खान अभी पहला ही मैच हुआ है, देखें अगले मैच आजम खान वैसे हाई परफॉर्मेंस सेंटर तक पहुँचे कैसे, भाई ये सवाल है। हाई परफॉर्मेंस सेंटर देखें, यहाँ पहुँचने के लिए आपके पास बड़ी बड़ी सोर्स, बड़ी बड़ी पाकिस्तान से तो वो अभी तक नहीं खेले, नाम तो आ गया ना। नहीं, पाकिस्तान के नाम आने से पहले वो हाई परफॉर्मेंस सेंटर में ट्रेनिंग कर रहे थे। भाई तो ताया हाई परफॉर्मेंस सेंटर के डायरेक्टर ताया हैं भाई, ये तो सिस्टम आ गया था ना, अब तो क्रिकेट बोर्ड में सिस्टम आ गया। तो ताया ने बुला लिया होगा भाई इसको भी करें, हो सकता है कि पाकिस्तान का फ्यूचर हो, तो इस वजह से ताया की वजह से वो भी चले गए। तो यहाँ वही होता है, वालिद साहब का कोई हाथ नहीं होना, वालिद साहब की वजह से तो ताया है, ताया की वजह से आगे पाकिस्तान वालिद साहब की वजह से वो PSL के पहले सीजन से ही कोयटा के साथ हैं, और ना को कोयटा को देखिए खुद भी कोयटा के साथ हैं, बेटे को भी कोयटा के साथ रखा हुआ है। तो मकसद यही है कि जब आप और बहुत सारा टैलेंट है आसिफ भाई, अगर आप देखना चाहें ना, बहुत सारा टैलेंट आप लेके आए, पेंचों पे बिठाया, वापस कर दिया, उनका कोई पता ही नहीं है बेचारे। इमामुल हक की इतनी बुराइयां करते हैं, इमामुल हक इस वक्त मैं बताऊं, मैं आसिफ भाई मैं उसकी तारीफ नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि इमामुल हक इस वक्त वाहिद बैट्समैन है आपका, उसको आप ओपन भी कराएं या 3-4 में भी कराएं, वो मुकम्मल बैट्समैन है, वो हर तरह की शॉट खेलता है। आप उसको बैटिंग करते हुए देखें, वनडे में आप देखें, टेस्ट में देखें, वो हर किस्म की शॉट खेलता है। तो ऐसा बैट्समैन जो मुकम्मल बैट्समैन हो, उसको आप जो है वो पर्ची कहते हैं, और जो ऐसे इन पे अभी तक आवाज़ क्यों नहीं लगी वैसे पर्ची की? मैं आजम के खिलाफ नहीं हूँ, इसकी बात कर रहा हूँ, इन पे क्यों नहीं आवाज़ उठाई अभी? देखिए बहुत सारे लोग जो हैं वो नहीं उठाते आवाज़, किसी से दोस्ती होती है, किसी की दोस्ती होती है, मासूम ये दोस्तियाँ जो होती है ना, कितनी मासूमियत से सच बात बोल दी। सच देखिए ना, जो है ना दोस्तियों की वजह से कोई नहीं बोलता। एक बंदे ने बोला था, आपको मालूम है, वो बोलता है, वो खुल के बोलता है, और उसने बोला भी कि भाई इसकी जगह को अगर इस कंडीशन में, इस फिटनेस में किसी और का वो बंदा होता तो क्या वो टीम में आ जाता? नहीं आता। तो यही मसला है कि आपने क्राइटेरिया ही नहीं बनाया हुआ भाई। यहाँ उसने बोला कि ये इसका बेटा है तो इसको ले लो, ये इसका भतीजा है तो इसको ले लो। ऐसी चीज़ें आपको ख़त्म करनी पड़ेंगी जब ही आप पाकिस्तान टीम को आगे ले जा सकते। चलें जी, आज के मुकाबले पे आ जाएं आप। ज़ल्मी वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर, कौन जीतेगा आपके ख्याल में? मेरे ख्याल में ज़ल्मी जीत जाएगी आसानी से, क्योंकि कोयटा भी इतना प्रेशर आ गया है, इतना अंडर प्रेशर हो गए। आप कल
फील्डिंग में भी सरफराज को देखें कि उसकी हालत ही अजीब सी हुई थी। तो मेरे ख्याल में वो बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर हैं, उनके पास जो है टीम कम्बिनेशन बिल्कुल भी नहीं है। किसको खिलाएं किसको ना खिलाएं ये भी कप्तान की चलें, ये तो फैसला होगा जब मैच शुरू होगा आज का और मैच का नतीजा निकलेगा, तब पता लगेगा कि क्वेटा ग्लैडिएटर इज़ इन द रन फॉर द चैम्पियनशिप और नॉट। लेकिन जो हालात हैं वो ये बता रहे हैं कि क्वेटा का चांस कम है, 60-40 इन क्वेटाज फेवर हम कह सकते हैं। बहरहाल आज का मुकाबला होगा, इंशाल्लाह कल आपके सामने फिर हाजिर होंगे और फिर बात करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग पर। उस वक्त के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।